हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाओ भाई फटाफट से। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की होटनेस में भरी दोपहरी में 12:15 के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर तो स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या अंतर। आ जाओ फटाफट से भाई, आओ आओ आओ। राम राम ताई अड़े आ गया मैं भी। आ जा भाई, आ जा आरू बिश्नोई। प्रणाम भाई प्रणाम। कोमल राम राम। नमस्ते भाई नमस्ते। ज्योति जांगड़ा सर, आपका कोई डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है? बनाने की नीड है नहीं भाई, है बना हुआ है अपना टेलीग्राम के ऊपर बना हुआ। जिन्होंने बैच खरीद रखे उनका अलग से है। आप लेट हो, मैं लेट हूं, अच्छा रहा। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। आपको पता है आप इन्हें केमिस्ट्री की सीरीज, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर साइंस आई आपकी 15 नंबर की, तो केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करके, और केमिस्ट्री के अंदर हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी चौथे नंबर की क्लास है भाई। कल जो मैंने टॉपिक कराया था उसका नाम था एटम एंड मॉलिक्यूल, और आज हम लोग उसका जो बचा हुआ पार्ट था, आधा पोर्शन हमने उसका कल निपटा दिया था। आज हम लोग उसका बचा हुआ जो पोर्शन उसको निपटाएंगे, और जो अगला चैप्टर होगा हमारा केमिकल रिएक्शन, उसको भी निपटाने का काम करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है इसका, उसका जिसको निपटा के इसके एमसीक्यू करके फिर आप केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर उसको निपटा देंगे। कुल मिला के अपने 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे 4 दिन के अंदर। किसके? केमिस्ट्री के भाई। ठीक है, कुल मिला के आज कितनी तारीख होगी? आज तारीख होगी तुम्हारी 8। ठीक है, मैं पूरी करवा दूंगा तुम्हारी केमिस्ट्री, ये समझो 20 तारीख तक, 20 या 25 तारीख तक तुम्हारी केमिस्ट्री पूरी करवा दूंगा भाई। ठीक है, तो देखो भाई कल आप ही ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और उन बहुत सारी चीजों के अंदर आप ही ने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, आइसोटोप। आइसोटोप पढ़े थे कल। एक आप ही ने आइसोबार पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था। और एक जो नई चीज है जो आप ही ने कल नहीं पढ़ी, उसका नाम था आइसोटोन, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है जी, कल आप ही ने ये 2 चीज पढ़ी थी। आइसोटोप किसको बोलते हैं? कल भी बताया था, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है, उसको आइसोटोप बोलते हैं। इसका एक उदाहरण पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम किसके उदाहरण है? आइसोटोप के, आइसोबार के? तो ये हमारे आइसोटोप के उदाहरण। ये क्या है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम? अभी बताता हूं आपको, देखिए भाई। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये क्या चीज है भाई? तो ये तीनों के तीनों भाई आपका जो हाइड्रोजन है ना, आपका हाइड्रोजन पहले नंबर के ऊपर है, उसके आइसोटोप हैं। कैसे जी? देखो आपको दिखाता हूं। ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का मैंने बताया था एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर। तो एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का, मास हो गया इसका 1, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम। ड्यूट्रियम के अंदर एटॉमिक नंबर भी हमारा 1, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, मास नंबर इसका हो गया हमारे पास 2। ट्रीटियम के अंदर हमारा एटॉमिक नंबर वही 1, मास नंबर हो गया हमारा 3। तो आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है हमारे किस चीज के उदाहरण है? तो ये हमारे आइसोटोप के उदाहरण है। पता लग गया आइसोटोप के अंदर मैंने क्या होता था? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग हो। मास यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, आड़ 3 है। ठीक है, तीनों जगह तारे न्यारे न्यारे मास है और एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? तुम्हारा आइसोटोप का। ठीक है भाई, इसी टाइप से एक तुम्हारा हम लोग बात करेंगे आइसोबार के उदाहरण की। आइसोबार का कौन सा है? तो ये है हमारे पास आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम भाई। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 18,
और इसका मास भी हमको 40 देखने को मिलता है। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका मास भी हमको 40 देखने को मिलता है। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका मास भी हमको 40 देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि 18, 19, 20 एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग हैं। आप लोग जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तब आपके समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग है, एक का 18, एक का 19, एक का 20। ठीक है, लेकिन मास तीनों का आपका सेम है। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या है, मास सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं भाई। ठीक है, ओके, वेरी गुड भाई। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोन। ये मैंने आपको कल करवाया नहीं था, कल की क्लास में टॉपिक बचा हुआ था आइसोटोन भाई। आप इन्हें देख लिया कि एटॉमिक नंबर सेम है तो हमारे पास क्या बन गए, आइसोटोप बन गए। एटॉमिक मास सेम है तो आइसोबार बन गए। अब टोन के अंदर क्या आ जाएगा, टोन के अंदर आ जाएगा अगर आपके पास न्यूट्रॉन सेम है तो आपका क्या बनता है, आइसोटोन बनता है। न्यूट्रॉन ये कौन से कल नहीं बताए थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर आपके क्या है भाई, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं अगर उनके क्या है, न्यूट्रॉन सेम है, जो न्यूट्रल जो सौदा है वो अगर सेम है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग आइसोटोन बोलते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन करें तो क्या बन गया हमारा, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक या जो भी हमारा मास नंबर है तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आइसोटोन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन तीनों तारा याद होने चाहिए। ठीक है, आइसोबार का मतलब बार का मैं जाओगे कितनी दारू पी लो तुम्हारा मास क्या है उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी मास से जिसका मास सेम है आइसोबार। टोप यानी इसका नंबर सेम है, भाई एक नंबर में बरकरार हूं कई साल था, इस तरीके से याद रख लो। हाइड्रोजन क्या कहने लग रहा है, भाई मैं एक नंबर से बरकरार हूं कई सालों से, यानी टॉप के ऊपर इस तरीके से लग रहा है। तो आइसोटोप यानी जिसका हमारा एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोन जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है उसको बोलते हैं हमारा आइसोटोन। एक आइसोटोन का उदाहरण दे दो जी, अभी देता हूं। एक हमारे पास होता है सिलिकॉन गाठी, एक होता है हमारे पास फास्फोरस। ठीक है जी, इसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं जी, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, फास्फोरस का हो 15 भाई। ठीक है जी, सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है 30 और फास्फोरस का कितना होता है 31। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसको बोलते हैं, कल भी मैंने आपको सिखाया था, आपके फॉर्मूला याद होगा तो देखो, Z किसके बराबर होता है, A माइनस में किसके बराबर था, A माइनस में किसके बराबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर था। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग माइनस कर देंगे। Z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, A क्या हमारा मास। मास के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन से प्रोटॉन कट जाएगा यानी बच गया हमारे क्या, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस मास के अंदर से अगर मैं ये एटॉमिक नंबर घटा दूंगा तभी तो हमारे पास न्यूट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर से घटाओ, कितना बच गया हमारे पास 16 बच गया। 30 में 14 घटाओगे 16 और 31 में से 15 घटाओगे तो भी 16, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है दोनों के अंदर सेम है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है, आइसोटोन का उदाहरण है। चीजें समझ में आई हर एक साथी के। एक बार के लिए मेरे को कमेंट करके बता दो, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन तीनों की डेफिनेशन, एग्जांपल, कांसेप्ट तारा समझ में आया या नहीं आया, फिर आगे चलते हैं। बताओ भाई। सर आपने इंस्टा पे मेरा मैसेज, भाई दिन में 100 डाल के मैसेज आया, कितना ही जवाब दियो, हमने तो बता दो। कुछ टाइम बाद नहीं, क्लास खत्म होती है हट जाती है यूट्यूब से। आगे ना क्लियर, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, नॉर्मल था, बेसिक था इसके अंदर। ठीक है, अब एक
मतलब जैसे जो भी हम लोग ये एटम भरते, मैंने आपको जैसे कल सिखाई थी, एक चीज सिखाई थी आप लोगों को, याद भी होगी कि इस टाइप से एनर्जी सेल होती है। आपको बना देता हूं, एक मिनट रुको। जैसे ये हमारी पहली सेल होगी, ठीक है, फिर यहां पर इसके बाद ये दूसरी सेल है, ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारी तीसरी सेल है, ठीक है, इसके बाद फिर ये हमारी एक चौथी सेल है, ठीक है, ठीक है। और इसका नाम हमने क्या क्या रखा था, ये सबसे अंदर वाली इसका नाम के था, फिर ये एल, फिर ये एम और ये लास्ट वाली एन। मैंने आपको कल ये चीज सिखाई थी। ठीक है, ये मैंने आपको चीज सिखाई थी के एल एम एन वाली। अब ये जो बीच में है, बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इस बीच में ये तो हमारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कल सिखाया था आपको, प्रोटॉन और क्या चीज देखने, न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और ये जो बाहर जो हमारी सेल होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ये चीज हम लोग हैं कल पढ़ चुके, सभी को पता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं, वो भरे जाते हैं एक स्कीम है जिसका नाम है बोहर ब्यूरी स्कीम। बोहर बरी स्कीम बोल देते हैं, बोहर ब्यूरी स्कीम भी, वो आपको सिखाता हूं कैसे क्या कुछ भरे जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बोहर बुरी स्कीम, ये किस चीज की स्कीम है जी, एलआईसी की स्कीम कौन है, या कदे सोचो एलआईसी की स्कीम है ना, ये है इलेक्ट्रॉन्स भरने की स्कीम। भाई इलेक्ट्रॉन आपके कैसे भरे जाएंगे। अब इसके अंदर पहला जो कंसेप्ट है वो क्या चीज रखना है कि कोई भी हमारी सेल होगी, उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, वो 2n² के फॉर्मूले से आएंगे। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी सेल में लिख लेंगे सभी साथी, किसी भी सेल, सेल का मतलब हो गया जो लाइन है ना, इनका नाम सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, वो कितने आते हैं, वो हमारे 2n² आते हैं, ठीक है जी। और जो n होगा, n हमारा क्या होगा, इस सेल का नंबर होगा, इट इज द नंबर ऑफ सेल। उदाहरण के लिए कैसे जी, समझ में नहीं आया, समझाता हूं भाई। जैसे हमारे पास के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है, हमारे पास 4 टाइप की सेल होती हैं, ठीक है जी। अब ये सेल है हमारी, इसका नंबर देखो कौन सा है, के सेल हमारी पहले नंबर पे है, एल दूसरे पे, एम तीसरे पे, एन चौथे पर, तो नंबर दे दो, ये हमारी पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2n²। एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ सेल, यानी पहली सेल के अंदर एन की जगह अगर 1 रखो, 1 का स्क्वायर, 1 की 2 से गुणा करोगे 2, यानी कि हमारी पहली सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी के अंदर एन की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 दूनी 8, यानी कि दूसरी सेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 8 हमको देखने को मिल सकते हैं। तीसरी के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी कि आपको तीसरी सेल के अंदर 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं। चौथी के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी चौथी सेल के अंदर आपको मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा बोहर बुरी का पहला फॉर्मूला था, जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर भी जब आपको जब एमसीक्यू कराऊंगा उसके अंदर भी आप देख लेना, ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि बोहर बुरी स्कीम के अनुसार, या फिर ऐसे भी आ जाएगा कि किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, किस फॉर्मूले से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो 2n², ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। n क्या होगा, यहां पर कोई भी जो सेल है हमारी, उस सेल का नंबर होगा। पहले सेल है, आगे भी चलो n, k, l, m, n, o मान लिया 5वें नंबर पे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, यानी 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई, वेरी गुड। हर एक साथी के समझ में आ गई सर, एसएससी एमटीएस जीके प्लीज, तो दिन में होती तो डेली 3 बजे। आधे जना का तो नहीं बहम रहा है, मजाक की बात नहीं, इनका नू रही है कि एमटीएस खातर स्पेशल जीके वाई होगी, जिसके ऊपर एमटीएस लिखा होगा, जिसके ऊपर एमटीएस नहीं लिख रखा हुआ एमटीएस की जीके को नहीं। अरे महारथी इतना तो ज्ञान रखो यार, जो एसएससी लेवल की चीज होने लग रही है, तो एसएससी का चेतन कोई सा पेपर की तैयारी कर लो, समावाय चीज डिट्टो सेम होगी, थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो। कितनी क्लास हो चुकी है, 3 क्लास हो चुकी भाई प्रीति, 4था नंबर की क्लास है। प्रीति जोड़ में कूदगी। चलो भाई आगा, ये एक बार खूब रील वायरल हुई थी प्रीति का नाम की, प्रीति, और नदी में कूद जाऊं थे, ठीक है भाई।
पहला रूल समझ में आ गया बोहरबुरी का। दूसरा रूल क्या है हमारा भाई, कोई भी हमारा जैसे मान लिया सेल है, क्या हुआ सर बैच चेंज कर दो, कर देंगे चेंज है, ईमेल आईडी फोन नंबर भेज दो अपनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब क्या है हमारा, अब जो दूसरा रूल ये याद रखना है कि जो भी हमारी आउटर मोस्ट सेल होगी उसके अंदर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे कैपेसिटी कितनी भी हो। अभी समझाता हूं, देखो भाई, जो भी आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाली सेल होगी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। चाहे कैपेसिटी कितनी भी हो, चाहे आपकी सेल की कैपेसिटी कितनी भी हो, मैक्सिमम 8 आ सके। कैसे जी, जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए मैं मान लेता हूं जैसे आपके पास पोटासियम है, ठीक है, पोटासियम का सोडियम ले लो Na, सोडियम का हमारा फॉर्मूला होता है, सोडियम 11वें नंबर पे आता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर पहली सेल आई, पहली सेल के अंदर मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक आड़े धर दिया, एक आड़े धर दिया, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी सेल आई भाई, दूसरी सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सके हैं जी, 8 आ सकते हैं जी, तो मैंने इसका मैं 8 भर दिए भाई, ये 2 3 4 5 6 7 और 8 है जी, ठीक है। और जो तीसरी सेल होगी हमारी, ये जो तीसरी सेल होगी यानी सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी सेल होगी। आउटर मोस्ट का मतलब क्या है, यानी जोन सी सेल जिसके अंदर आखिरी में इलेक्ट्रॉन भरे जाए उसको आउटर मोस्ट बोलेंगे। टोटल 10 बार लिए, 2 इसमें 8 बार लिमा, 10 हो गए टोटल, नंबर कितना 11वां, ठीक है। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हमारी आउटर मोस्ट यानी बाहर वाली सेल में, यानी कि जो सबसे जो बाहर वाली सेल होगी ना, यानी कि जिसमें आखिरी में इलेक्ट्रॉन भरे गया उसको आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे, यानी सबसे बाहरी सेल। और सबसे बाहरी सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी भी हो। जैसे तीसरी सेल हमारी है, इसका में अपना 1 आया है, या कौन सी हमारी M नंबर की सेल है, इसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन आप इसमें 18 को नहीं भरने, आप इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सका, हाँ 8 तक फालतू को नहीं भर सकते, ठीक है। जैसे मान लिया सोडियम 11वां नंबर पाओ, कोई सा एलिमेंट ले लो जो 16वां नंबर, 15वां, जैसे फास्फोरस आवा है 15वां नंबर पाओ, तो इसमें 5 आ जाएंगे। जैसे फास्फोरस लेके चलोगे, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन में 17वां नंबर आओ, क्लोरीन का 17 नंबर पर देखोगे 10 आड़ा लिए, यानी 12 लीमा 7 आ गए, 5 6 7, ठीक है। आर्गन 18वां नंबर पावा है, तो ये भी सेल ना पूरा मान्या जाएगा। आर्गन तामना ये बेरा है, एक नोबल गैस है, एक नोबल गैस है। नोबल गैस कौन सी होगी, आगे पीरियोडिक टेबल कराऊंगा तो बताऊंगा। नोबल गैस जिनकी यह पूरी सेल पूरी हुआ है, यानी इसकी सबसे बाहरी सेल के अंदर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो उसकी कैपेसिटी 18 की हो। अगली 32 की कैपेसिटी, तो भी इसका मैं 8 ही गेड़ने बाहर वाली सेल में। चीज समझ में आई या नहीं आई, यो इसका था दूसरा रूल। दोनों रूल समझ में आए। पहला रूल क्या था कि जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n का स्क्वायर तक भरे जाएंगे। दूसरा रूल जो सबसे बाहर वाली सेल होगी ना, उसका में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सका, 8 तक फालतू नहीं आ सकते। चीजें समझ में आई या नहीं आई। तीसरा रूल इसका क्या था, तीसरा रूल इसका यह था कि जो भी इलेक्ट्रॉन आप लोग भरोगे वो सीरीज के अंदर भरोगे। सीरीज के अंदर कैसे जी, जैसे पहले आपने के सेल के अंदर भर दिया, तो के जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप एल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जैसे ये था हमारा, जैसे हमने इग्नू कौन कर सकते आप ही भाई, के का अंदर के की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की है, आप इसमें एक भर दिया और फिर दूसरा का मैं स्टार्ट किया है। पहला इसकी पूरा भरना है, इसकी कैपेसिटी 2 लेने की, तो इसका मैं पहला पूरे 2 भरने हैं, ठीक है। उसका पाछा पिन अगली का मैं जाना है, अगली का मैं 8 की कैपेसिटी, तो पहला इसका मैं 8 भरने, 8 भरे पाछा अगली के अंदर जा सकते हो। तो रूल समझ में आया। तीसरा रूल इसने क्या बताया कि सारी की सारी सेल क्या है आपकी सीक्वेंस से भरी जाएंगी। लिखेंगे सभी साथी, इधर लिख दो ऊपर। थर्ड रूल क्या था इसका, सभी सेल एक सीक्वेंस से भरी जाएंगी। और वो सीक्वेंस क्या होगी हमारी,
KLMN, सबसे पहले हमारी कौन सी ब्रीज आएगी? K ब्रीज आएगी, उसके बाद L, उसके बाद M और लास्ट में हमारी N सेल ब्रीज आएगी। चीजें समझ में आ गई? बोहर-बुरी का यही कंसेप्ट था, यही रूल था, तो हमारा ये कंसेप्ट हो गया पूरा। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताओ तीनों इसके रूल समझ में आए या नहीं आए? ललित दलाल सर कई मास्टर नु कहा है हरियाणा वाली नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़िया ना कर दे घटाया करना पता। भाई ललित दलाल सही बताऊं किसे ना कुछ कोन्या बेरा है सारे हमारा हवा मत तीर कोन्या बेरा है इनकी बात ना मान्या करो दाम। जिक्के की रिकॉर्ड बैच के अंदर डलती है भाई। कौन है कनियों की दुनिया बैच के अंदर है भाई, इधर नहीं दिखेंगे आपको यूट्यूब पर। सर्कल की छुट्टी रहेगी क्या? रक्षाबंधन है तुम बताओ करनी या नहीं करनी? तुम कहोगे छुट्टी कर दो तो कल की छुट्टी कर देंगे भाई। रक्षाबंधन है, बहुत सारे साथी जैसे कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, कोई गांव से शहर के अंदर रहता है, उधर लाइब्रेरी में पढ़ता है, सभी लड़कियां अपने घर पे जाएंगे अपने भाइयों के राखी बांधने। कई भाई हैं वो अपनी बहनों से राखी बंधवाने अपने घर पे जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे तो छुट्टी कर दो। अगर आप लोग मना करोगे कि ना जी क्लास ले लो तो क्लास ले लेंगे भाई, आप ही ना, तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। ठीक है, आप लोग बोलोगे उस हिसाब से कर लेंगे। और अगर कल की छुट्टी करवाओगे तो फिर सीधी मंडे को क्लास लगेगी, क्योंकि संडे की अपनी छुट्टी होती है। ठीक है, फिर सीधी मंडे को लगेगी 11 तारीख को। यस यस यस, ठीक है कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, मंडे को लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंग्लिश में वो कैब भी करवाएंगे भाई, ना टेंशन। और हाँ, एक और चीज भाई, आज शाम को 5:30 बजे इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो भी बैच वाले साथी हैं, इंग्लिश के नए टीचर हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल आप ये समझो आईलेट्स वगैरह की कोचिंग भी देते हैं भाई, इतने हाई फाई किस्म के मास्टर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश आज से। ठीक है, बैच के अंदर उनकी क्लास लगेगी। आप लोग मतलब जो भी साथी बैच ले हो ज्वाइन कर सकते हो, और जिन्होंने बैच नहीं लिया वो डेमो भी देख सकते हैं। आज बैच के अंदर ही डेमो लग जाएगा, फ्री में देख सकते हैं डेमो। ठीक है, आप जैसे ही कोर्स के ऊपर जाओगे ग्रुप डी या सीईटी मेंस, तो उधर डेमो के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आप जैसे खोलोगे अंदर इंग्लिश के सेक्शन में जाओगे तो आपको फ्री में दिख जाएगी वो क्लास। ठीक है, तो आप देख लेना भाई, आपको पसंद आए तो ले लेना, ना पसंद आए तो टाला कर देना। समझ में आ गया भाई ये कंसेप्ट आप सभी साथियों के? अब हम लोग चलते हैं लास्ट कंसेप्ट हमारा, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाए, उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। लास्ट कंसेप्ट हमारा क्या? एक वैलेंसी है भाई, वैलेंसी। वैलेंसी ये क्या चीज होती है जी? ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वैलेंसी क्या होती है भाई? जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी को वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन अगर 4 नंबर तक है तो वही सेम रहेगा, और 4 से ऊपर है तो 8 में से माइनस हो जाएगी। कैसे समझाता हूं। अब जैसे मान लिया मैंने पोटासियम ही लेके सोडियम लेके चला था, मैं सोडियम आपका लेके चलता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये आपको एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अभी पीरियोडिक टेबल मैंने करवाई नहीं, करवाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका 11 है सोडियम का। ठीक है जी, सोडियम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 2, 8, 1 इसी टाइप से होंगे। अरे अभी तो बताया था KLM, के सेल में हमारे 2 आ गए, फिर L में हमारे 8 आ गए, फिर इसके अंदर हमारा 1 बच गया, यानी 2, 8, 1। तो यानी जो ये हमारी आउटर मोस्ट सेल होगी ना, ये जो बाहर वाली जो सेल है, इस बाहर वाली सेल के अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसी को वैलेंसी बोलते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले सोडियम की वैलेंसी कितनी है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास 1 होगी। क्या होगी इसकी वैलेंसी? हमारे पास प्रायिकता भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ जाती है भाई इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी, तो 1 हो जाएगी। अब जैसे और भी देखते हैं हम लोग, आओ। जैसे अगला हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12। ठीक है जी, अब मैग्नीशियम का हम चक्कर बनाएंगे 1, 2, 3। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास 2 आ गए, के सेल में 2 आएंगे, उसके बाद हमारे 8 आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गए भाई। और जो सबसे बाहर वाली सेल होगी उसके अंदर कितने बच गए? 2 अंदर आ गए, 8 यहां पर आ गए, 10 गए, 12 है टोटल, 12 में 10 गए 2, यानी बाहर वाले के अंदर 2 आएंगे। तो ये जो 2 है, यानी मैग्नीशियम की कोई वैलेंसी पूछ लेगा तो कितनी हो जाएगी वैलेंसी इसकी? 2 हो जाएगी।
समझ में आ गया सभी साथियों के। इसी टाइप से हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का नंबर हो गया हमारे पास 13, तो सीधी सी बात है पहली सेल में हमारे 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 3 बच गए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। सभी साथियों के समझ में आया या नहीं आया? इतना सा कंसेप्ट था नॉर्मल, सभी के समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, 4 नंबर तक जिसकी भी आएगी हमारी, ठीक है, 4 नंबर तक सबकी सेम रहेगी जितने आउटर मोस्ट सेल में है। फिर आते हैं हम लोग, अगर 4 से प्लस जाती है आउटर मोस्ट सेल के अंदर, जैसे हमारे पास फास्फोरस ले लिया मैंने, फास्फोरस का नंबर होता है 15, ठीक है जी। अब 15 नंबर है तो इसके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी? पहली में 2, दूसरी में 8 और सबसे बाहर वाली में 5, ऐसी ही होगी। अरे फास्फोरस की अगर मैं बढ़ाऊंगा तो 2, 8, अरे 1, 2, 3, 4, 5, सबसे बाहर वाली में 5 हो गए, तो क्या इसकी वैलेंसी 5 होगी? नहीं, वैलेंसी कभी भी आपकी 4 से ज्यादा नहीं होगी, हमेशा 4 या 4 से कम ही रहेगी। तो अब इसका क्या करें जी? अगर किसी केस में आपके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो उसको हमेशा 8 में से घटा दो। आया रूल समझ में? यानी कि 8 में से 5 गए, बच गए 3, यानी हमारे पास फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी? 3। आया कंसेप्ट समझ में? उसी टाइप से हम देखेंगे हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर होता है 17, ठीक है जी। अगर इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो कैसे बांटोगे? तो बता, पहले डी में 2, दूसरी में 8, आखिरी वाली में 7, 7 तो किसी की वैलेंसी होती को नहीं जी, ठीक है, वैलेंसी तो मैक्सिमम 4 हो सकती है, 4 या 4 से कम, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? मैंने क्या बताया, अगर 4 से ऊपर तो उसको 8 में से घटा दो, यानी 8 में से 7 घटाओ तो बच गया 1, यानी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वैलेंसी वाला कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आया नहीं आया? एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? बताओ एक बार के लिए, कंसेप्ट समझ में आया तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं और इसको खत्म करें भाई। आ गया ना समझ में? ठीक है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं था, नॉर्मल था। तो वैलेंसी हम लोग बोले हैं किसको भाई? आपको यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी संख्या को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रूल आपको क्या याद रखना है? ये हमेशा 4 या 4 से छोटी होगी भाई, ठीक है, हमेशा या तो 4 होगी या 4 से छोटी होगी, 4 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 में से माइनस कर देंगे भाई। वैलेंसी का कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आ गया? दिमाग में घुस गया? नॉर्मल है भाई, ओके। वैलेंसी क्लियर? सर ग्रुप डी में भी डाल दो, तो ग्रुप डी के अंदर ही तो उसी की चलने लग रही है। कल वाली क्लास में लास्ट में क्या हुआ था? न्यूट्रॉन के बाद न्यूट्रॉन कहां पर करवाया था? लास्ट में शायद मास मूस करवाया था, मोलिकुलर मास था, पता नहीं, एक एटॉमिक मास था और एक एटॉमिक नंबर था, Z और A, ये कंसेप्ट क्या था लास्ट में? ठीक है भाई, क्लियर है ना? क्लियर है भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी के अंदर जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है, चैप्टर हमारा आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। एवरेज एटॉमिक मास ये क्या है जी? एवरेज एटॉमिक मास
बस ये पूरा हो गया, ये कंसेप्ट पूरा हो गया, बस ये लास्ट है, सच्ची में लास्ट, मजाक की बात नहीं। इसके अंदर क्या भाई, जो भी हमको कंपाउंड दिया गया है उसके सारे एटॉमिक मास को जोड़ दो, उसको एवरेज एटॉमिक मास बोल देते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं इसको। कंपाउंड के सभी एटम्स के मास को जोड़ दो, ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं। कैसे जी, जैसे अभी आपको समझाता हूं। अब जैसे आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जैसे मैंने मान लिया H2SO4, अब इसके अंदर जितने भी एटम है ना, इन सभी के मास को जोड़ दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है जी। कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं जी, तो इसका मास टोटल कितना हो गया, 2 हो गया जी हाइड्रोजन का। सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है जी, ठीक है जी। ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 होता है जी, 4 ऑक्सीजन दे रखी है, तो 16 चौक 64 हो गया जी, ठीक है जी। और इस सारे को जोड़ दो, 2 + 32 + 64 भाई, 4 2 6 7 8 6 3 9 98 हमारे पास क्या हो गया, इसका मोलिकुलर मास हो गया, या फिर आपका एवरेज एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। AMU, ये हम इसको लिख देंगे, यही सिंपल सा है, बस इतना ही है। आपको इनके एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, ये जब आप पीरियोडिक टेबल करोगे तब आपके याद हो जाए किसका कितना हुआ है। कोई भी लगा लो, जैसे तुमको दे दिया H2O, पानी का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितनी 2 दे रखी है, तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16 दे रखी है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 18 AMU क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास हो गया भाई। चीजें समझ में आई, इसको मोलिकुलर मास बोलते हैं। कुछ भी दे रखे हो आपको, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं भाई। ओके, तो भाई आपका जो दूसरा चैप्टर था हमारा एटम वाला, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वो भी हो चुका है तुम्हारा पूरा। कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा, पूरी तारीख की थ्योरी करवा दी। और अब इसके करेंगे MCQ मोटे मोटे, उसके बाद फिर करेंगे केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर वो। देखो क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल दैट कैन बी एडजस्टेड। बताओ भाई, N सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसे समायोजित किया जा सकता है। जो हमारी N सेल है, N सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है KLMN, अभी अभी करवाया था। K के अंदर हमारे 2, L के अंदर हमारे 8, M के अंदर हमारे टोटल 18, N के अंदर हमारे टोटल 32, यानी कि N के अंदर हमारे टोटल कितने हम लोग इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट कर सकते हैं, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, जब प्रीवियस ईयर के अंदर आया भाई, एज इट इज डिट्टो सेम। तभी तो मैंने बोलिया कोई भी चीज को आप पढ़ के मत लेना, सारी चीज तारती प्रीवियस ईयर का हिसाब था, लगे रहा हूं करवान, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है। आगे चलो भाई, द थर्ड क्लास इज डिनोटेड एज द सेल। जो थर्ड सेल होती है वो कौन सी होती है, KLMN, K पहली सेल, L दूसरी, M तीसरी, तो यानी M हो जाएगी हमारी थर्ड सेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, अगर तुम थोड़ा कंसेप्ट ना समझ लो और याद रख लो ना, तो इतना आसान कुछ है ही नहीं भाई, मजाक की बात नहीं। आगे चलो, आगे कौन सा है, इन द थर्ड सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, वैसे तो डायरेक्ट याद आप 18 आ सीखा है, लेकिन फॉर्मूले को अगर देखो तो मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, 2n²। तीसरी की अगर हम लोग बात करने लगे तो n की जगह 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और ये 2 रखोगे 9, यानी 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे मैक्सिमम तीसरी सेल के अंदर हमारे आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। ये भी नॉर्मल बेसिक सा पर्सन है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे चलो, अगला कौन सा हमारे पास, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 13। कोई एक एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 13 दे रखा है हमको, एल्यूमिनियम का है। सो हाउ मेनी सेल्स डज दिस एलिमेंट हैव। तो इस एलिमेंट के पास टोटल कितनी सेल होंगी, अब 13 है, तो सीधी सी बात है 13 एल्यूमिनियम का, यानी पहली सेल के अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे, पहली सेल के अंदर हमारे पास 2, दूसरी के अंदर हमारे पास 8, और तीसरी के अंदर हमारे पास 3, तभी तो 13 बनेगा। 2 8 10 और 3 13, ठीक है। टोटल हमारे पास टोटल कितनी सेल आ गई, KLM, यानी टोटल 3 सेल आ गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, यही पूछा गया था, ठीक है भाई। किसी हमारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसके अंदर टोटल कितनी सेल आ सकती हैं, 3 सेल हमारे पास इसके अंदर आ सकती हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा हमारे पास, फोर्थ लेवल ऑफ एनर्जी एज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी। वही चौथी जो हमारी सेल होती है, चौथी सेल हमारी N सेल, N के अंदर टोटल कितने आते हैं, 32 आते हैं, वही पूछा गया है, और कुछ नया प्रश्न है नहीं इनके पास। आगे चलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास टोटल कितनी सेल आती हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब 6 है तो 6 को कैसे बांटोगे, पहली के अंदर 2, दूसरी के अंदर 4,
तभी तो 6 बनेगा। पहली सेल के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकें, दूसरी में 4 आओगे, तभी 6 बनेगा। इन टोटल हमारे पास टोटल कितनी सेल आ सकती है कार्बन के अंदर? हमारी टोटल मैक्सिमम 2 सेल हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते अगला कौन सा हमारे पास? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, जो हमारी सबसे बाहरी सेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी अभी हमने देखा उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को हम उसकी वैलेंसी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे बाहरी वाली जो सेल होती है, अभी तो पढ़ा था, जो सबसे बाहर वाली जो सेल होती है अब उसी के अंदर, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को तो वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। आगे चलते हैं हमारे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी रिमेन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अभी अभी बताते हैं मैक्सिमम आपके कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ सकते हैं सबसे बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर। बोहर बुरी का रूल नहीं बताया था? अरे तुम सुत्ते पड़े हो गया। ये देखो, ये बोहर बुरी का रूल बताया था कि जो भी आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो यार ये यानी कि हमारी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, तभी मैंने करवाई यार ये सारी चीज, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर मैक्सिमम टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये चीज भी याद रखना। ठीक है जी, आगे चलते हैं हमारे, Which element has 2 electrons in its outermost cell? कौन से एलिमेंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी सबसे बाहरी सेल के अंदर? देखो भाई, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है जी। तो अगर इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 8 10 हो गए हमारे पास। तीसरी के अंदर भी हमारे पास कितने आ जाएंगे? हमारे पास तीसरी के अंदर 2 8 19 है, तो यानी कि 8 हो गए हमारे पास। और चौथी के अंदर हमारे पास 1 आएगा, यानी 2 तो इसके अंदर नहीं आए, यानी ये पोटासियम तो हमारा गलत हो जाएगा। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम हमारे पास 20वें नंबर पे आता है। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और लास्ट वाली में 2 बच गए। लास्ट वाली में 2 बच गए, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैल्शियम, कैल्शियम के अंदर क्या हमारी सबसे बाहरी सेल के अंदर हमको 2 इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते, आगे हमारे पास कौन सा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2 8 2 2 8 2। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 + 8 10 10 और 2 12 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है जी। ठीक है, 11 सोडियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, मैग्नीशियम भाई। ठीक है, 14 सिलिकॉन का होता है मेरे भाई। आगे देखो भाई, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है, देन व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहली सेल के अंदर 2, दूसरी के अंदर 6, 2 और 6 8। ऑप्शन नंबर सी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, बेसिक, जमा बेसिक टुच्चे पर्सन भाई, कुछ भी नहीं इसके अंदर। आगे चलो, क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, एटॉमिक मास जो नाइट्रोजन का 14 हुआ है, एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया? अमोनिया मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, इस टाइप के प्रश्न भी पूछता है एग्जामिनर। मैंने आपको कल 2 फॉर्मूले बताए थे, एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम। ठीक है, और एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछता है, फॉर्मूला लिख के नहीं देगा। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और अमोनियम का होता है NH4। ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, अब इन्हें देखा भाई, नाइट्रोजन का मास दे रखा हमको 14 लिख लिया भाई। ठीक है, हाइड्रोजन का हमको पता है 1 हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन हमको कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, तो 3 होगी भाई, यानी कि 14 + 3 कितना हो गया? 17, यानी कि 17 AMU हमारा इसका आंसर आ जाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। ये तो पूछा है मोलिकुलर मास, अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था मोलिकुलर मास ही तो पढ़ाया था, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा है, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा है। सल्फर डाइऑक्साइड, पहले बार सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? SO2 होगा। मेरा तो ध्यान भी को नहीं, मैं चेक कर लियो भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? मेरा याद को नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मूला SO2 हुआ है। मैं सोचा कदे वो तो सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। SO2 भाई, SO2 हमारा इसका फॉर्मूला, इसका क्या पूछा है? मोलिकुलर मास पूछा है। सल्फर का कितना हुआ है? सल्फर का 32 हुआ जी। ऑक्सीजन का हमारे पास 16 हुआ है, और ये 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन है, तो 32 32 64 हो गया जी। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो जाए, 64 आ जाएगा। 64 यूनिट हमारा इसका मास हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आगे चलो भाई।
कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला कितना होता है? H2O होता है जी। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है जी। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है जी। 2 हाइड्रोजन दे रखी तो 2 जोड़ देंगे जी। 16 प्लस 2 कितना हो गया जी? 18 हो गया जी। तो 18 हमारे पास किसका आ गया जी? वाटर का। हमारे पास जो एटॉमिक मोलिकुलर मास कितना आ गया? 18 यूनिट आ गया जी। बिल्कुल टुच्चा पर्सन था जी, इसका मतलब कुछ स्वाद भी नहीं आया जी। आगे चलते हुए हमारे पास कौन सा है? एक जो नई चीज जो मैं आपको बतानी भूल गया था क्लास के अंदर, इस चीज को नोट कर लो सभी साथी। एक एटॉमिक मास यूनिट है भाई 1 AMU, किसके बराबर होती है? बहुत अच्छा पर्सन है भाई। ठीक है, तो 1 AMU हमेशा किसके बराबर होती है? 1.6 गुणा 10 की पावर -27 kg के बराबर हमारी 1 AMU होती है। इस चीज को नोट कर लो, मैं लिखवाना भूल गया था आपको स्टार्टिंग के अंदर भाई। ठीक है भाई, 1 AMU बहुत बार आता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसके बराबर होते हैं? 1.6 गुणा 10 की पावर -27 kg। थ्योरी के अंदर आपको बतानी भूल गया था। अब देखो क्या दे रखा है, ये भी नया प्रश्न, ये भी थ्योरी के अंदर नहीं करवाया, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल। भाई एक हमारे पास नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल है और एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, और इसकी पार्टिकल इससे अपोजिट है। अब किसी की मान लिया, अब जैसे मान लिया मेरे विचार हंसी मजाक के हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के विचार सीरियस होने के हैं, तो हमारे विचार तो अलग अलग हो गए, यानी हम क्या हो गए? एंटी हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। ठीक, तो इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल। चीज समझ में आई? यानी कि आपके जो इसके अपोजिट गुण हैं, आपके गुणों के जो अपोजिट चलता है, उसको क्या बोले? उसको बोलेंगे हम लोग एंटी भाई। ठीक है, ओके, चलो आगे आगे चलो आगे। देखो हमारे पास कौन सा है? एंटी मैटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी मैटर जो पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उसको क्या बोलेंगे? एंटी इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन के जो एंटी होते हैं उसको एंटी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग भाई केमिकल रिएक्शंस के ऊपर भाई आ जाओ। ठीक है, हमारा दूसरा जो टॉपिक था, जो हमारा दूसरा चैप्टर था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पूरा तो चैप्टर पूरा हो गया। सारी थ्योरी हमने कर दी, सारे के सारे हमने इसके एमसीक्यू कर दिए। ठीक है, और अब जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जाने लग रहे हैं, उसका नाम होगा केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल बेसिक सा और छोटा सा चैप्टर है। 8 टाइप की केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा और चैप्टर हो जाए तुम्हारा पूरा। ठीक है भाई, सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा करवाना है, मजाक की बात नहीं। ये फिर रह जाएगा सारा सौदा तारा। जल्दी जल्दी मानो भी कौन यार, इतना तो कि मैं था कौन 40 मिनट की क्लास हुई, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ो हो डेली, मानो यह बात है। अब मेरे तीनों बताओ, किसी का कोई डाउट है भाई? आड़ लग आप ही ना 2 चैप्टर कर लिए हैं, लग आप ही ना केमिस्ट्री के, एक पहला और एक दूसरा। आज हमारा दूसरा चैप्टर पूरा हो गया। एटम्स एंड मॉलिक्यूल सारी थ्योरी कर दी, सारे एमसीक्यू कर दिए। ठीक है, एक पोर्शन हमने एटम एंड मॉलिक्यूल कल करवाया था, दूसरा बचा हुआ पोर्शन हमने आज कर लिया है। अब हम लोग जो हमारा तीसरा चैप्टर जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम होगा केमिकल रिएक्शन। भाई आ जाओ, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा? 3rd है, जिसका नाम क्या होगा हमारे पास? केमिकल रिएक्शंस भाई। ठीक है, टोटल केमिकल रिएक्शन होता है समझते हो? जैसे मान लिया हाइड्रोजन है भाई, ये हाइड्रोजन अगर मैं ऑक्सीजन गोल दूं तो ये हमारे पास H2O बन गया। यही केमिकल रिएक्शन, यानी एक चीज के साथ जब मैं दूसरी चीज को मिलाऊंगा तो जो दोनों चीजें मिलके कोई जो नई चीज बनाती है उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सभी को पता है, इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, ना आती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिएक्शन है ना, वो आती है एग्जाम के अंदर। तो हमारी जो पहली रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कौन सी हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको बस इतना याद रखना है भाई, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा। अब एक रिएक्शन जिसके अंदर से गर्मी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, जो सिर्फ 2 से मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए उसको क्या बोलते हैं। बस इनके ये चीज रखनी, यही एग्जामिनर पूछता, और इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा। कोई आपसे रिएक्शन नहीं पूछा, रिएक्शन कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया भाई, ये इसका हिंदी में नाम है। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन के अंदर देखो, आप नाम देखो, खुद नाम के अंदर क्या लिख रहा है? कॉम्बिनेशन, यानी जब 2 चीजें कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला? जब 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाए। जैसे यार तुम लोग समझो, एक कुत्ता है, एक कुत्ती है, आपस में मिलके
छोटे छोटे पिलूरिये जामे हैं, तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट काटा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी क्या होगी हमारे पास? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना, यही एग्जामिनर पूछता है कि जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना, उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक है। उदाहरण के लिए जी कोई एक उदाहरण तो दो ताकि हमको इजीली चीज समझ में आए। तो उदाहरण दे देता हूं मैं, जैसे आपको भाई एक कार्बन हमारे पास, कार्बन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन का मेल कर दूं तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। बस यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक चीज याद रखना भाई, जो भी हमारे राइट साइड में जो बनता है, इस एरो के राइट साइड में, इसका नाम प्रोडक्ट होता है। ये एग्जामिनर पूछता है, 2 से 3 बार आया हुआ है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन के रिजल्ट से जो भी चीज आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये चीज भी याद रख लेना। दूसरी चीज याद रखनी है, अगर यहां पर मान लो कोई कुछ भी मान लिया मैंने, यहां पर कुछ और भी आ जाता, मान लिया आई नाम की कोई चीज आ जाती, तो इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए, वैसे आई आएगा नहीं, ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताने लगे ना। बाय चांस भाई, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर आपके पास कुछ एक और चीज निकल आए तो उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। चीज समझ में आई? अब एग्जामिनर ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होता? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कोई भी आपका बाय प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होता। तो ये चीज भी दिमाग में सेट रख लेना। तो मेन कंसेप्ट क्या सेट रखना है इसमें? मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होता। इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। किसके अंदर नहीं होता? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या कोई भी हमारा बाय प्रोडक्ट है वो उत्पन्न नहीं होता भाई। भैया रेवाड़ी लाइब्रेरी से 68 जने लाइव, वाह भाई वाह, पढ़ते रहो बस। ताम सर हिंदी में भी लिख दो, तो हिंदी में बाय प्रोडक्ट बोलो, और इसकी कितनी हिंदी लिखूं? जमा हिंदी ना करा करो ताम मेरी, ठीक है। इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक बार के लिए दिमाग में बताओ, कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा। अब जैसे एक और रिएक्शन है जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है आपकी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ अगर हम पानी को मिला दें, CaO अगर हम इसके साथ पानी को मिला दें तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा CaOH2, ठीक है जी। और ये जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है जी? ये होता है भाई आपको बुझा हुआ चूना। आपने नाम सुना हो बुझा हुआ चूना, अनसेलेक्टेड लाइम, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है निम्नलिखित में से बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये वही है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जो सफेदी के अंदर यूज नहीं करते उसको बोलते बिना बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में बोले तो हम लोग इसको अनसेलेक्टेड लाइम। अनसेलेक्टेड का मतलब इंग्लिश में याद रखो तो इजीली याद रहेगा, यानी जिसके अंदर हमने पानी नहीं डाला। और अगर हम इस बिना बुझे हुए चूने के अंदर अगर हम पानी को मिला दें तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो का मतलब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं सेलेक्टेड लाइम। एग्जामिनर पूछता बहुत बार कि सेलेक्टेड लाइम का फॉर्मूला कौन सा है, ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा? ये हमारा बुझा हुआ चूना है भाई, बुझा हुआ चूना हमारे पास कौन सा है भाई? हमारा CaOH2। दोनों के फॉर्मूला याद रखना, यानी जिसके अंदर पानी डाल दिया। अब आप मान लो आग जलने लग रही तुम्हारे शरीर की, उसके ऊपर कोई पानी डाल दे तो तुम्हारे शरीर की आग बुझ जाएगी ना। तो यानी बुझने का मतलब क्या है? उसके अंदर आपने पानी डाल दिया, यानी पानी डाल दिया तो आपकी आग बुझ गई भाई, ठीक है। यानी सेलेक्टेड लाइम CaOH2, ठीक है। दोनों के दोनों आपको याद रखने। तीसरी जो चीज पूछता है, एक वैसे बता देता हूं एक्स्ट्रा आपके, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है जी? हमारा ये होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। लाइमस्टोन का अगर तुमसे कोई फॉर्मूला पूछ ले, यानी चूना पत्थर का एक तरीके जो सफेदी वगैरह होता है उस वाला, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? हमारा कैल्शियम
कार्बोनेट में, ठीक है, लाइमस्टोन, CaCO3, चूना पत्थर। चीजें समझ में आई? यानी जो हमारा कॉम्बिनेशन, यानी जो हमारा क्या नाम है, सेलेक्ट लाइम होता है, बुझा हुआ चूना होता है, जो सफेदी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, ये भी हमारा किससे उत्पन्न होता है? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन से होता है भाई, ठीक है। ओके भाई, लव यू भैया रेवाड़ी वालों की तरफ से, लव यू मेरे भाई। आग लगा रखी मार्केट में, अरे बावड़े ऐसा कुछ नहीं भाई, सब बढ़िया कर दिया खड़े। भाई मेहनत करते रहो अच्छे इरादे से, ठीक है भाई। मेरा खुद का कंसेप्ट है, बाकी पता नहीं भाई लोग कैसे क्या कुछ सोचते हैं। मेरा कंसेप्ट ये होगा, अगर अपनी नीयत अच्छी है और आप ही मेहनत करा है तो भगवान ऑटोमेटिक आपको आगे लेके चलेगा। नीयत कम है, खराब भी रहेगी कि ना बड़का दी लूट लूं, ना बैच बेच दूं, बैच में कि मैं करवाऊं नहीं, ना नो लूट लूं, ठीक है। मतलब अगर नीयत खराब होगी ना तो भगवान भी साथ नहीं देगा। आप नु सोचोगे ना कि ना नू करके नो कर लो, नो करके नो कर लो, नीयत में तारा नु है कि ओह उसकी धोखा देगी, नई गाड़ी ले लो, उसकी धोखा देगी, बिजनेस में इतने रुपये कमा लो, तो कभी तरक्की नहीं करोगे। एक बार के लिए तो उसकी धोखा दे भी दिया, साल 2 साल में पतन हो जाएगा, तारा डाउनफॉल हो जाएगा, कितने पड़े पाओगे, सारा कि में बिक जाएगा सौदा, बिजनेस का बेरा हुआ है, एकदम कड़क लागे धरती में जाएगी, ठीक है। और अच्छी नीयत से करोगे, नेक दिल, मतलब सोच अच्छी रखोगे कि हाँ भाई मुझे तो भाई अपना भाई दोस्त है, पार्टनरशिप में है, कोई बात ना भाई, इस पर काम नहीं बनता तो आप ही कराएंगे भाई, मतलब अच्छी नीयत से सोच के चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, चाहे पढ़ाते हो, चाहे आप पढ़ते हो, कुछ भी करो, ठीक है, उसमें भगवान भी आपका साथ देता है। और नीयत ही खराब है तो भाई कोई साथ को नहीं देवा है, जो से और ज्यादा रहोगा, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन होगी हमारी कंप्लीट, सभी साथियों समझ में आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रिएक्शन आती है उसका नाम है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसको आपको नाम से ही पता लग जाएगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो थर्मल, थर्मिक से बना थर्मल, थर्मल का मतलब क्या था? गर्मी, ठीक है। यानी ऐसी रिएक्शन, एक्सो का मतलब एग्जिट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से क्या गर्मी एग्जिट होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी, उष्मा अक्षेपी, उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी रिएक्शन होती है जी? यानी ऐसी रिएक्शन हमने सोचो था, हमने 2 चीज मिला दी और उनका मिलाना था, गर्मी उत्पन्न होने लग रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? क्या बोलेंगे इसको? जैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ हीट निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हर एक साथी के समझ में आई? इसका एक उदाहरण दे दो जी। आप ही देखो, जब अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेता है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज भी होती है खाने के साथ, जब वो मिक्स होती है, मिक्स होने के बाद हमारे पास जब हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास हीट भी आती है। आपको देखना, जब सांस लोगे ना और सांस छोड़ोगे, आपको गर्म सांस फील होगी। वो गर्मी कौन सी होती है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस रिएक्शन का अगर हम उदाहरण लेके चले तो कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास? C6H12O6। अगर हम इसके साथ किसको जोड़ दें, जो हमारी C6 है यानी ग्लूकोज हमारी, इसके साथ अगर मैं 6 ऑक्सीजन के अगर मैं मोल जोड़ देता हूं तो मेरे पास 6 तो निकल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 6 तो मेरे पास क्या निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मेरे साथ निकलेंगी पानी की थोड़ी थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट। जब अभी सांस छोड़ना है तो थोड़ी बहुत पानी की ड्रॉपलेट्स भी जाओ हैं हवा के अंदर, वातावरण के अंदर। प्लस में मेरे साथ थोड़ी सी हीट भी निकलेगी नाक के अंदर से, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी एक तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो श्वसन प्रक्रिया है, यानी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो हमारी कौन से टाइप की रिएक्शन को शो करता है, तो वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। कौन सी? रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है हमारी, वो किसको शो करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। भाई चीज समझ में आई? हर एक साथी के दिमाग के अंदर घुस गई? नॉर्मल सा कंसेप्ट था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था ना, आज अपने पास 1800 साथी लाइव हैं,
ठीक है, जिस दिन आपने पहली क्लास ली थी उस दिन याद करो कितने थे, 2700 थे। और आज अपनी चौथी क्लास है, ठीक है, परसों 2500 थे, कल 2300 थे। ठीक है, मैंने आपने क्या बताई थी, मां ये शुरुआत का चस्का है। ठीक है, बच्चा शुरू वाला दिन में सोचा ओ बस आज तक पढ़ाई शुरू करूंगा, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि भाई हम तो 6 साल हो गया यार पढ़ाने, थोड़ी पता है भाई कौन सा मतलब के फ्लो चल रहा है। ये बता मैं क्यों है तम डटी होता, मैं तारजी बताऊं आज कितनी तारीख होगी, 8 हो रही है ना भाई, मतलब 15-16 तारीख का स्वतंत्रता दिवस का आसपास देखिए होता हम, ये अपना ये 1800 चलना है ना, ये भी 1000 लग भी पहुंचेंगे। ठीक है, आखिरी में 1000 ही बच्चे बचते हैं। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पढ़ाऊं ना इंडिया जी के 3:15 बजे, वह सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की है। और वो बैच भाई मैंने स्टार्ट कराया था शायद 15-16 मार्च के आसपास से, स्टेटिक जिक्के से। भाई जिस दिन मैंने पहली क्लास ली थी ना, मेरा बालक आए थे 4500 लाइव, फर्स्ट क्लास वाला दिन स्टेटिक जिक्के, सारे आज से शुरुआत करेंगे, बस आज से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरा दिन लिए 4500 आए, तीसरा धीरे 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 घटते घटते मेरा कितना स्कोर बच रहे, 2500 रुपये बच रहे हैं। लेकिन ये 2500 बच्चे फिक्स हैं, ये कम कोने आंदे, ये नो है भाई कि शुरुआत से जिस दिन तक मैंने मतलब स्टार्ट कर रखा ना, मतलब ये बच्चे वो रेगुलर बच्चे, अरे ये बच्चे सिलेक्शन लेके जाओगे। अब जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ता रहता है निरंतर, उसी का तो सिलेक्शन हुआ है, बाकी तो सारी खिदवा है। जो उनका ना बेरोजगारी फैल रही है, नो हो रही है, क्योंकि पढ़ने का जी कौन करता है ना बालक, बेरोजगारी तो फैल रहेगी। ढंग से पढ़ ले, पढ़ाई ना करो और कि मैं काम धंधे कर ले तो बेरोजगारी कौन फैल है। ये मैं तारती अपने पास का उदाहरण बताऊं, मेरा एक दोस्त ने बोला भाई मेरा काम की जरूरत है, मैंने कि मैं काम दे दे भाई, माड़े मुंह तो हूं कौन कि मैं अड़े भाई और कि मैं बड़े बिजनेस छेड़ रहा हूं और बता फैक्ट्री में रह लूँ, काम पैसा तो सौदा है कौन। अपना तो भाई पीडीएफ बनाने का काम था, भाई थोड़ी मोटी पीडीएफ बना दिया, मोक मार्क टेस्टिंग और तैयार करवावा, मैं ले भाई ये पीडीएफ बना दिया, तेरी 1% के इतने रुपये दे दूंगा। ठीक है यार भाई तू पीडीएफ बना दिया अपनी, बोला भाई ठीक से बना दूंगा। मैंने उसके बाद 100% भेज दी, मैंने उस दौरा भाई ने की पीडीएफ बनाई भेज दे मेरा दौरा भाई, मतलब पहला दिन बना के भेज दी, ठीक है भाई कोई बात नहीं। दूसरा दिन फिर भेज दी मैंने तो 100%, दूसरा दिन बोला भाई यो काम तो बहुत मुश्किल भाई, अपना कौन बना यार, आंख दुखन लग गई इतनी देर फोन देख के। तुम खुद सोचो मतलब इतना आसान काम क्यों होगा भाई, घर बैठे पंखा तले या एसी तले कूलर तले जड़े भी बैठे हो, बैठे बैठे तो हमारा फोन में जो तम रीला में तीसी करवाओ, बस एक पीडीएफ बनानी है। ठीक है, और वो पीडीएफ मतलब टाइपिंग वाली, वो पीडीएफ टाइप कर दौड़ी, उस बंदा ने इतना जोर आया नो बोला ना जी यो काम तो कोने आवे, तो मजदूरी कर ले भाई जाएगी, उड़ा गाम में सारे दिन पिसागा माटी के ढोवा कसियां गेल उड़ा जाए कल टिकट। यानी काम बहुत अवेलेबल है धरती के ऊपर, मजाक की बात नहीं, काम बहुत अवेलेबल है, कर दौड़ी जोर आवा है जोर। ठीक है, भीतर तनु जोर आवा ना रही भी कौन करना, क्यों फरी फंडा माँ बाप ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, पाछा तला बेड से है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फोन दे रखे है, उस फोन में सब दिन कुल्ले मटक देना देखी जाओ हो, बस टाइम पास हो रहा है अपना, बेरोजगारी महसूस ही नहीं होने लग रही। मानो यह बात है तो ये सौदा हो भाई। काम तो मनोस्ती काम कौन दिया था हमने बताओ, काम दिया था ना भाई, इतनी इनकम वो कर सका था पर मंथ 7-8 हज़ार की भाई, इजीली अपना थोड़ा मोटा गुजारा उसका गेल गेल पढ़ाई चली जाती, गेल दिन में 3-4 घंटे में तो भी बन जाते 100%। लेकिन ना जोर आवे काम कर दोड़ी, उस सोचो वो पूरा दिन वो रील देख उसकी जिद एक कौन दुख है उसकी, एक दुखा मिली तो देखो भाई आगे चलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी होगी पूरी भाई, उसके बाद हम आगे चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर भाई। डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई 8 रिएक्शन है टोटल, ठीक है, ये हमारी तीसरी है। डीकंपोजिशन देखो आपको नाम से पता लगने लग रहा है, कोई एक चीज थी उसके मैंने टुकड़े कर दिए, डीकंपोज कर दिया मैंने उसको, जैसे कूड़े का ढेर नहीं होता उसको हम लोग डीकंपोज कर दिया, यानी जो चीज बन रही है उसको हम लोग तोड़ने लग रहे हैं, उसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यही तो चीज है, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड है, जो भी हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखे उसके हम लोग ज्यादा टुकड़े कर दे, तो उसको 2 या 2 से अधिक उसके टुकड़े बना दे तो उसी को डीकंपोजिशन बोलेंगे। यानी क्या हो गया हमारे पास, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड के 2 या 2 से अधिक टुकड़े
कर दें, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? उसको डीकंपोजिशन बोल देंगे। सिंपल सी बात है यार, कोई एक चीज आप उसके टुकड़े करने लग रहे हो। उदाहरण के लिए जी, उदाहरण के लिए भी बताता हूं। जैसे मान लिया एक 2Ag, Ag का मतलब सिल्वर है भाई, एक हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है AgCl2। अगर मैं इसके टुकड़े करूंगा तो हमारे पास बनता है एक तो 2Ag बन गया और एक बन गया हमारे पास Cl2। बस, यानी कोई हमारे पास एक कंपाउंड था, इसके मैंने टुकड़े कर दिए, डीकंपोज हो गया, इसके दो टुकड़े बना दिए मैंने, इसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या जो चेंज है, जो असली ट्विस्ट है वो क्या है? जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये मेनली एंडोथर्मिक होती है जी। यो एंडोथर्मिक क्यों किया गया जी? ये मेनली एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। यो के सोदा आएगा जी एंडोथर्मिक, ये नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। एंडो का मतलब होता है, देखो एक्सो का मतलब जिसके अंदर से हीट एग्जिट हो, यानी कि बाहर निकले। एंडो का मतलब जिसके अंदर हम लोग हीट डालने लग रहे हैं, उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, अब हमने जो इसके टुकड़े करे ना, कैसे करे हैं? हमने इसके अंदर यहां पर हीट डाली है, उसकी वजह से इसके टुकड़े हुए हैं। जैसे आप लोग देखें यार, पानी है, पानी को आप गर्म करते तो उसके टुकड़े हो गए ना, एक तो भाप बन के उठ गया, ठीक है, और एक वैसे उसके अंदर पड़ा रह गया, यानी उसके टुकड़े हो गए। यानी सीधी सी बात है, एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सो के अंदर जिसके अंदर से हीट निकलती है। डिफरेंस समझ में आ गया? नॉर्मल है, एंडो एक्सो, गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली भाई, नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं थी। अब आते हैं हमारी चौथी रिएक्शन के ऊपर, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई, डिस्प्लेसमेंट। बस इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पांच, तो बस वो तो एक लाइन की है, फिर तुम्हारी क्लास पूरी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? विस्थापन। आप यहां पर खड़े हो, आपको यहां पर ले दिया गया, और यहां पर कोई व्यक्ति था, उसको यहां पर ले दिया गया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी हमारे पास? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये कौन सी होती है जी? इसके अंदर मेनली होता है क्या विस्थापन के अंदर? ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। अभी समझाऊंगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कैसे जी? एक बार उदाहरण के लिए हमको एक उदाहरण देके दिखाओ, आपको दिखाता हूं। जैसे फेरस है, फेरस का मतलब हो गया आयरन, यानी लोहा। लोहे को अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाता हूं, मेरे पास क्या है? लोहा है, और इस लोहे की अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाता हूं, अब क्या होता है? लोहा ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये लोहा तो इसके साथ चिपक जाएगा, और ये कॉपर बेचारा नहरा पड़ा रहेगा, ठीक है। यानी कि FeSO4 और प्लस में कॉपर बेचारा बच गया नहरा। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई या नहीं आई? नॉर्मल है, बस इतना ही है भाई। क्या जिसके अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कम वाले को क्या है? रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब इसी के अंदर एक और आता है, उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये होगी हमारे 5वें नंबर की रिएक्शन। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल बार आपका विस्थापन होने लग रहा है। डबल बार कैसे होगा जी? ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन वही है, सिंपल सी। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है? आयंस की एक्सचेंज की वजह से मतलब प्रोडक्ट बनते हैं। लिख लो भाई, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज कैसे जी? अभी बताऊंगा कैसे होता है। अब देखो, नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट थी ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही होता था इस तरफ। अब यहां पर दो हैं, एक कॉपर है, एक सल्फर है, सल्फेट बोला जिसकी, कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? यहां पर भी दो मिलेंगे आपको, और यहां पर भी दो मिलेंगे, और उनको आपस में एक्सचेंज करना है। कैसे जी? जैसे आपको भी दिखाता हूं।
उदाहरण के लिए मैं लेके चलता हूं Na2SO4, Na का मतलब हो गया सोडियम, सोडियम सल्फेट आ गया मेरे पास एक तो, और इसकी मैं अगर रिएक्शन करवाऊं बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2, तो ये क्या बनाएगा, बस आपको एक्सचेंज मारना सुद्धा। अब जैसे Na था वो आपका SO4 के साथ था, अब इसको ले जाओ Cl के साथ, और जो Ba था वो Cl के साथ था, इसको ले जाओ SO4 के साथ, मतलब चीजें एक्सचेंज मारनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास सिंपल सा ये बन गया हमारे पास NaCl, 2NaCl हो गया, और ये बन गया हमारे पास BaSO4, ठीक है। यानी चीजों को हमने एक्सचेंज कर दिया, डबल एक्सचेंज मार दिया भाई, ठीक है। और इसके साथ जो एक चीज बनती है उसका नाम होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता बहुत बार, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या चीज होती है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इसकी फॉर्म पूछी जाती है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये क्या है जी व्हाइट प्रेसिपिटेट, आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा हुआ कई बार कोई भी चीज आपस में रिएक्शन करती है तो धोला धोले रंग के नमक सा आपको दिखाई देता है, कैसे, जैसे आपको बताता हूं। कई बार आपने देखा पसीना आता है जब बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर, तो आपकी कई शर्ट या पैंट के ऊपर आपने देखा व्हाइट कलर का नमक टाइप जम जाता है, कभी आपने देखा हो तो देखना, कभी पसीना ले आओगे कोई मतलब कि गंदी क्वालिटी की शर्ट पहनोगे ना, तो उसके ऊपर देखना पसीने के अंदर व्हाइट कलर का नमक टाइप जम जाएगा, ठीक है। लोअर होगा, लोअर के ऊपर भी जम जाता है, उस नमक को ही क्या बोलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, यानी धोले धोले रंग का बचा हुआ पोर्शन, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड का नमक तो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये तो सॉलिड फॉर्म में। तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि किस रिएक्शन के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट रिलीज होता है, तो कौन सी रिएक्शन के अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट रट लेना। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है किस फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ये चीज भी याद रखना। हिंदी में इसको अवक्षेपण बोलते हैं भाई, प्रेसिपिटेट को हिंदी में अवक्षेपण बोलते हैं, तो ये चीज याद रख लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सच में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है व्हाइट प्रेसिपिटेट, पक्का पूछा जाएगा। अब ये समझ लो बस लास्ट है तुम्हारी, एक तो तुम्हारी ऑक्सीडेशन इकट्ठी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक है तुम्हारी रिडक्शन, या तारी 6वां नंबर वाली या तारी 7वां नंबर वाली, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन दोनों आना इकट्ठी करवा दूंगा। अब इसके अंदर क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन का मतलब खुद देखो क्या चीज दे रखी है, ऑक्सीडेशन मतलब आप ही अगर किसी चीज की ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो उसकी बोल लाएंगे ऑक्सीडेशन, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली होता है क्या है, इसके अंदर थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी हमारा सब्सटेंस होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी जो नेगेटिव जो आयन है ना उसको तो ले लेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को छोड़ देता है, ये चीज दिमाग में सेट रखना भाई। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, मैं खुद हो जाऊं बहुत बार, ले लेता है, प्लस इलेक्ट्रो पॉजिटिव को छोड़ता है। इसको याद कैसे हो, याद आप इसको ऐसे रख लेना, देखो जब भी आप ऑक्सीजन लेते हो तो यानी आप सारी संसार की गंदगी यानी कि नेगेटिव एनर्जी आप लेने लग रहे हो, ठीक है, आपने छोड़ दी, आपने अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी छोड़ दी। इस तरीके से याद कर लो, चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसके अंदर क्या था, रिडक्शन के अंदर उल्टा हो जाता है, इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आयन है उसको ये अंदर ले लेता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, प्लस हमारा क्या है लॉस, यानी छोड़ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक को याद रख लेना, ऑक्सीडेशन वाले को याद रख लेना बस, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपसे सिर्फ यही पूछेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को लिया जाता है, छोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, या कौन से आयन को छोड़ा जाता है, तो ऑप्शन दे इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को छोड़ा जाता है। इस तरीके एक को याद रखना बस, पॉजिटिविटी छोड़ दे, दूसरे वाला ये समझ लेना इसका उल्टा होता है, बस इतना ही याद रखना, इसके अंदर और कुछ नहीं पूछा जाता। अब जो लास्ट रिएक्शन हमारी आज की क्लास की, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी तुम्हारी, रेडॉक्स रिएक्शन भाई, रेडॉक्स रिएक्शन ये कौन सी होती है जी, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हिंदी में भी रेडॉक्स ही बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए उसको रेडॉक्स बोलते हैं भाई। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन, ये जो भी अभी ऊपर ऑक्सीडेशन करवाई है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो जाए,
भाई एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कैसे जी? उदाहरण देके बताओ हमको। उदाहरण देता हूं, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास, Cu से मतलब कॉपर होगा मतलब ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये क्या बनाता है? हमारे पास कॉपर बनाता है और पानी को निकाल देता है। तुम्हारा भी तो मेन लक्ष्य यही रहता है, पानी को ज्यादा से ज्यादा निकाल ले। अपने हो क्या? अपने को तो पानी निकालने से मतलब है, ठीक है। यानी कि कॉपर बना दिया और इसने पानी यानी H2O बना दिया। अब देखो सीधी सी बात है, अब मैंने बताया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? आपकी चीज, आपकी कोई भी चीज उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर अब H2O बन गया, यानी ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसका क्या हुआ है? इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो, सीधी सी बात है। यहां पर ऑक्सीजन थी बेचारे के पास, यहां पर गया तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो इसका क्या है? इसका मतलब इसका हुआ रिडक्शन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बस जो चीज थी वह भी खुगी बेचारा की। अब एक चीज याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उल्टा सारा सिस्टम इसमें उल्टा है। जिसका रिडक्शन होता है ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है, यानी मैंने क्या बोला? जिसका रिडक्शन होगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिडक्शन एजेंट। उल्टा होता है, ठीक है। ये याद रखना। एग्जामिनर आपको रिएक्शन देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पहले तो आप ये देखना भाई इसका हमारा रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है तो यानी रिडक्शन वाला जिसका रिडक्शन होता है उसका वो उल्टा होता है। रिडक्शन हुआ तो जिसका उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तुम्हारा ये चैप्टर हो गया पूरा भाई, ठीक है। पूरा हो गया तुम्हारा ये जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन वाला भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए। आ जाओ, 5 सही है। व्हाट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय ईटिंग? भाई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ईटिंग हम लोग करते हैं उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? भाई जिसके अंदर हमें ईटिंग की जरूरत पड़ती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ भाई। ऐसी रिएक्शन गर्म करके की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय ईटिंग? बताओ भाई क्या बोलेंगे उसको? जिसके अंदर आप ईट देने लग रहे हो अपने यहां से तो उसको क्या बोलते हैं? उसको थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब तो ये हो गया भाई जिसके अंदर से ईट निकलती है। यहां पर इसने क्या दे रखा है भाई? रिएक्शन कैरिड आउट बाय ईटिंग, भाई जिसको ईट करके जो रिएक्शन होती है, यानी एंडोथर्मिक बोलते हैं जिसको। एक तरीके से एंडोथर्मिक ऑप्शन में नहीं दिया तो इसको थर्मल डीकंपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई है लेकिन थर्मल यानी गर्मी करके मैंने इसको डीकंपोज किया है, ठीक है जी। आगे देखो क्या, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेट इन ए केमिकल रिएक्शन? कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट होती है उसकी स्टेट कैसी होती है? अभी नहीं बताया था, सॉलिड फॉर्म के अंदर हमको ये प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। और प्रेसिपिटेट कौन सी रिएक्शन के अंदर हमको देखने को मिलता है? सिर्फ हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। एज इट इज प्रीवियस ईयर का प्रश्न है भाई। आगे चलते, आगे कौन सा हमारे पास देखो भाई, इन ए केमिकल इक्वेशन व्हाट डज द टिप ऑफ द एरो पॉइंट टुवर्ड? जैसे कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, अभी जैसे मैंने आपको बहुत सारी बताई, अभी जो लास्ट बताई थी वही देख लो तुम। CuO प्लस में हमारे पास हाइड्रोजन, अब हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास कॉपर बन गया और हमारे पास H2O यानी पानी बन गया। अब इसने क्या देखा भाई? कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर जो हमारी ये एरो होती है ना, ये जो एरो है इसकी जो टिप होती है, ये टिप रही, ठीक है, नोक होगी, ये किसकी तरफ पॉइंट होती है, यानी किसकी तरफ इसका दिशा होती है? तो मैंने क्या बोला था, इस तरफ वाली चीज को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी किसकी तरफ होती है? हमारी प्रोडक्ट की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सारी चीजें करवाई थी, किसी भी चीज को के मत लेना, अपने पता नहीं के जिम्मेदार खुद होगे। आगे देखो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सेलेक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। भाई जब भी हमारा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारी ये कौन सी ऑक्सीजन बनती है, कौन सी रिएक्शन होती है? जब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। जब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न है, बस हो गया पूरा। इसके बाद एक प्रश्न हो रहा है बस, बताओ फटाफट सी। वेरी गुड वेरी गुड। ए सबका बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सभी होता है। ऑक्सीजन की अगर किसी चीज के साथ ऐड करो उसको ऑक्सीडेशन बोल लेंगे। अगर यहां से MgO होता है, इसको मैं हटा देता तो ये रिडक्शन हो जाती है। बस
आगे चलते, आगे कौन सा? प्रेसिपिटेट रिएक्शन बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी। प्रेसिपिटेट कौन सी रिएक्शन के अंदर होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अभी तो बताया प्रेसिपिटेट कौन सी रिएक्शन में आता है? सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है और सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, याद रखना, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहला देखो, ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस है हमारे पास और ऑक्सीजन को अगर हमने मिला दिया तो हमारे पास H2O बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है जी। दूसरी हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोयलों को जलाने लग रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम कोयले को जलाने लग रहे हैं तो क्या कोयले को जलाने वाली चीज हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी? आप किसी चीज को जलाने लग रहे हो तो कॉम्बिनेशन थोड़े ना होगा वो। देखो सी देखो भाई, अगर आप किसी चीज को जलाने लग रहे हो तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है भाई। कोल है हमारे पास, कोयला है, कोयले को आप जलाओगे तो जलाने वाली चीज किसके अंदर होती है? किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो यानी ऑक्सीजन इसके साथ आएगी, ठीक है। तो यानी ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगी, कॉम्बिनेशन ही होगी, क्योंकि बर्निंग के अंदर क्या होती है? आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये भी हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम लोग हीट करने लग रहे हैं तो किस चीज के अंदर बन जाएगा? कैल्शियम CaO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, ठीक है। यानी ये अलग अलग, यानी कि एक प्रोडक्ट इससे दो बने, यानी ये हमारी कौन सी? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन, इसको हमने डीकंपोज कर दिया, दो हिस्सों के अंदर तोड़ दिया, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग है, ये हमारी क्या है? क्या है ये? हमारी डीकंपोजिशन ही, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, एज इट इज प्रीवियस ईयर का, ठीक है भाई। तो ये प्रश्न थे भाई आज की क्लास के अंदर, हमने दो चैप्टर निपटा दिए एक साथ, ठीक है। एक तो एटम एंड मॉलिक्यूल जो सा तुम्हारा रह रहा था थोड़ा बहुत पोर्शन, और एक हमने रिएक्शन वाला चैप्टर, दोनों के दोनों चैप्टर आज हमने फिनिश कर दिए भाई। इन प्रश्नों की बोर्ड वाली PDF हो या फिर इसके हैंड रिटन नोट्स हो वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको मिलेगा। ये वीडियो भी अभी यूट्यूब उस पर मिलेगी बैच के अंदर, अभी जो पीछे 3 क्लासें हो चुकी है वो भी आपको बैच के अंदर मिलेगी, ठीक है। उधर आपको CET ग्रुप डी का बैच मिल जाएगा, रेलवे ग्रुप डी वाले रेलवे ग्रुप डी वाला ले सकते हैं, CET मेंस का मिल जाएगा। इन सभी बैच के अंदर आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। और खास बात, रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के ऊपर भाई आप लोगों को स्पेशल ऑफर तो दिया जाना चाहिए। तो रक्षाबंधन के ऊपर भाई स्पेशल आप लोगों के लिए कोड है R, कैपिटल अक्षर में RAKHSA, रक्षा 60 भाई, ठीक है। RAKHSA रक्षा 60 कोड है, जिसके तहत रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर भाई आज 8 तारीख होगी ना, 10 तारीख के रात के 12 बजे तक भाई आप लोग ये कोड अप्लाई करके डिस्काउंट लेके बैच ले सकते हो भाई, ठीक है। कैपिटल अक्षर के अंदर RAKHSA रक्षा, ठीक है, रक्षा 60 कोड है। अभी क्लास खत्म होती कोड बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो 10 तारीख के रात के 12 बजे तक। कल आपकी रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर छुट्टी रहेगी, सभी साथी कोई बाहर जाए, कोई भीतर त्योहार को सेलिब्रेट करो, ठीक है। अकेली पढ़ाई सब कुछ नहीं, त्योहार समाज ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। परसों संडे की हमारी छुट्टी रहती है। अब सभी क्लासेज आपकी मंडे को लगेगी, अभी दिन में 3 बजे वाली तो लगेगी इंडिया जीके की, शाम को आपकी इंग्लिश की क्लास लगेगी 5:30 बजे, ठीक है, बैच के अंदर। और फिर आपकी बाकी सारी क्लास फिर आपकी मंडे से स्टार्ट होंगी भाई, ठीक है। मंडे से आपकी कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बैच के अंदर, ठीक है भाई। और दिल्ली पुलिस के लिए भी कंप्यूटर की क्लास शुरू हो जाएगी, ओके भाई। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, लड़ा ले लो, खाएं जाओ फटाफट, मिलते हैं अभी दिन में 3:15 बजे।